देखिए कि आज ये चैप्टर 3 हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें देखिए कि दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री का हमने जो बताया था कि पूर्व मध्यकालीन भारत, जो इसमें आप देखिएगा कि पूर्व मध्यकालीन भारत जिसको कि कहा गया, वो हम लोगों ने लगभग 750 से लेकर के 1200 तक हमने देख लिया जो, ठीक है। और ये देखिएगा कि इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया और अब 1200 से लेकर के 1200 से लेकर के ये सेकेंड पार्ट, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री का जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 700 लेकर के 1750 तक इसको हम लोग कई बार मानते हैं। इसकी पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि 50 साल का कई बार गैप आता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। और इसको हम लोगों ने दो भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। 750 से लेकर के एक हम 1150 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद या 1200 कर लीजिए, और यानी कि इसके दो भाग हो गए। 1200 से लेकर के 1700, ये 500 ईयर्स का हो गया। और उसके पहले का जो है वो लगभग 350 वर्षों का हो गया इतिहास। तो दो भागों में, पूरे मध्यकालीन को दो भागों में, प्री मिडिवल और मिडिवल भागों में बांटा जाता। अब देखिएगा कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में हम लोग इंटर कर रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। आपको इतिहास की जानकारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कुतुब मीनार, और आपके जहन में रहा होगा जो लोग दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं, उनके लिए भी, जो दूर में हैं वो भी नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का बनना इस्लाम का, हालांकि मोहम्मद गजनवी के पहले भी अटैक हुए हैं, हम लोगों ने देखा है, लेकिन मोहम्मद गोरी आया, पृथ्वीराज चौहान को हटाते हैं, डिफीट होते हैं। और उसके बाद गुलाम वंश जो डेनास्टी स्थापित होती है, यानी कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, उसने अपनी साम्राज्य को वो बनाने के, वो साम्राज्य को बनाने के लिए आया था। मतलब कि गजनवी का इरादा था कि केवल लूट करके जाना, यहां पे स्टैब्लिश इंपायर को नहीं करना। तो दोनों के मकसद में अंतर था। उसका महमूद गजनवी का ये मानना था कि यहां से लूट की जो राशि होगी उससे वो अपने विरोधियों को डिफीट कर पाएगा। लेकिन मोहम्मद गोरी का ठीक इसके विपरीत था। परिस्थितियां बदल गई, लगभग 200 साल का फर्क है। अफगानिस्तान में स्थितियों का बदलाव आ गया। तो हालांकि गोरी भी यहां पे रह नहीं पाया, वो वापस हो लिया। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोगों ने यहां पे इंपायर बिल्डर, वो लोग कहे गए, उन्होंने साम्राज्य की स्थापना अपनी की। तो यहां पे देखिए कि एक बड़ा बदलाव का संकेत है। और भारत की राजनीति में, भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत के कल्चर में एक बड़ा परिवर्तन आया। उस परिवर्तन का प्रभाव आज तक बना हुआ, आज तक उसका प्रभाव। तो भारत में एक नए शासक वर्ग का आना, जिसका उसका धार्मिक मतावलंबी दूसरा होना। जनता हिंदू है, शासक वर्ग मुस्लिम है, और ये कमोबेश आगे तक ये लगभग 550 वर्षों तक, 600 वर्षों तक ये स्थितियां बनी रहती हैं। तो दो धर्मों का, दोनों ही बड़े धर्म, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इस्लाम कोई उनकी कोई इतिहास उनकी कम है या ज्यादा है, या क्रिश्चियनिटी की कम है ज्यादा है, इसकी तुलना नहीं की जा रही। सब ह्यूमैनिटी के ही एक अलग अलग बिलीफ सिस्टम है जो। तो यहां पे उनका कैसे कल्चरल मिक्सअप होता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में होता है,
सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। तो क्या भारत समृद्ध हुआ? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और विधि की विडंबना को आप टाल नहीं सकते हैं। अब मैं कहूं कि इतिहास को नहीं, वो मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी नहीं आया, वो पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं हुए, वो तो झुठलाना हो गया ना इतिहास को। तो मैं थोड़ा रुचिकर आपको बना रहा हूं कि राजधानी के रूप में दिल्ली का उदय किस प्रकार से होता है, और आज भी दिल्ली राजधानी के रूप में है। और देखिए कि हम लोग यहीं से कक्षाएं आयोजित हो रही हैं। कई बार मैंने कुतुब मीनार का विजिट भी किया, और तो उस बता पाने की स्थिति में भी हूं। तो देखिएगा कि हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि दिल्ली का महत्व का बढ़ना। एनसीईआरटी की किताबें जो लिखी गई हैं बहुत बेहद अच्छी लिखी गई हैं, और वो जो पाठक जो पढ़ने वाले हैं, जो पहले बचपन में आपने पढ़ा होगा और अब जो पढ़ रहे हैं, दोनों को ही मैं एक अच्छे अंदाज में पेश करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, दिल्ली का महत्व का बढ़ना, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो दिल्ली पे पहले किसका अधिकार था? वो तोमरों का था। आज भी तोमर टाइटल है। कई मेरे छात्र हैं जिनका टाइटल है तोमर। जो ये तोमर राजपूतों का था, जो अब चौहान है। तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई आपका चौहान टाइटल है, आप लोग कौन चौहान? भारत में जाति व्यवस्था भी अलग है। बहुत चर्चाएं इस पे आगे होंगी, बताएंगे हम। तो देखिएगा कि राजपूतों का उदय हमने पढ़ा है, राजपूत काल पढ़ा है। तो तोमर के बाद चौहानों का पूरे दिल्ली पे अधिकार था। ठीक है, आज भी दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके में चौहान नाम से टाइटल है। अब हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि चौहान राजपूतों में था कि ओबीसी कम्युनिटी में भी चौहान लोग लगाते हैं। तो अभी हम उस बातों पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भारत में टाइटल का जो है वो लगाया जाना अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन में कास्ट सिस्टम स्टैटिक एज वेल एज फ्लूइड। ये क्वेश्चन 1-2 साल पहले अपीयर हुआ है। एनीवे, हम लोग देखेंगे कि तोमर राजपूतों के अधीन जो है वो, और बाद में जो है वो चौहानों ने इन तोमरों को पराजित करके यहां पे पृथ्वीराज चौहान काबिज हो गए। और हमने पढ़ा कि तराइन के युद्ध में, तराइन का मतलब भटिंडा, जो पंजाब का। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से, राजस्थान से दिल्ली में आ गए, जयपुर होते हुए। ज्योग्राफी की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो हरियाणा क्रॉस करिएगा, यानी भटिंडा। उस जमाने में उसको ताबड़हिंदा कहा जाता था। तो पहली बार हमने पहले भी चर्चा की है कि पृथ्वीराज चौहान वो पहली बार में मोहम्मद गोरी को हरा देते, और भटिंडा के किले को जीतने के लिए साल भर का टाइम लगा देते। तब तक मोहम्मद गोरी वापस से 1 साल के बाद आ जाता और चौहान को डिफीट कर जाता है। उम्र का फासला, तकनीक का प्रभाव, अनुभव का होना, ये बहुत सारे कारण हैं, सब हमने चर्चा की। देखिएगा, वाणिज्यिक केंद्र के रूप में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहां जैन व्यापारी रहते थे। कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ। आज भी आप देखिए कि लाल किले के सामने अगर आप जाएंगे तो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो चांदनी, लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक का एरिया पड़ता। और जब कभी जाएं तो पैदल थोड़ा सा चलें उस पर, तो आपको पूरी समझ आएगी। अभी पुराना जैन मंदिर है। तो आप देखिएगा कि इस शहर में व्यापारी पहले से ही रहते थे। पहले से ही व्यापार का एक जगह था दिल्ली, जो, लेकिन चूंकि वो इधर से आए थे, नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, तो इन्होंने दिल्ली को स्ट्रेटेजिकली जो है इनका पहला पड़ाव था। यमुना के किनारे था, व्यापारिक केंद्र था, इसलिए दिल्ली को राजधानी के रूप में एक बेस बनाया गया। ठीक है, ये सब कारण है। तो यहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे, बड़ी प्रचलन में थे।
आगे हम बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देखिए कि ये नोट्स भी है और ओरिजिनल पीडीएफ भी है, जहां जरूरत होगा मैपिंग में हम दिखाएंगे। यहां पे देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत, इसको सल्तनत कहा गया और सुल्तान शब्द का प्रयोग, ये शब्द भी बाहर से आया है, ठीक है। तो देखिएगा कि ये हम 13वीं शताब्दी का मतलब 1200 से लेकर के 1300 के बीच में, जिसके अब दिल्ली का जो पोजीशन है इस उपमहाद्वीप के सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े क्षेत्र पर दिल्ली का प्रभाव फैल गया। दिल्ली इवन जो है पूरे पाकिस्तान के उस हिस्से को, इवन अफगानिस्तान के जहां से वो लोग आए थे, अब आप इल्तुतमिश की अलग कहानी पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में और विस्तार से बताया जाएगा, अभी तो आपको बेसिक जानकारी दी जाती है। तो अब यहां पे देखिएगा कि इसके 5 डायनास्टी रहे, तालिका 1 में इसका उल्लेख है, 5 वंश लगभग काबिज रहे। हम इसको 1206 से लेकर के हम देखते हैं 1526 तक, एकदम एक्यूरेट एज है। कितना साल हो गया आप घटा दीजिए, 1206 घटा दीजिए तो 20 आ गया, और ये क्या आ गया 320 साल भारत पे दिल्ली के सुल्तान काबिज रहे। इसको दिल्ली सल्तनत का एरा कहा जाता है। और बाद में 1526 से लेकर के आप यूं कह लीजिए कि 1757 तक जब पलासी का वार होता है तो लगभग 200-250 साल, और अगर 1757 से आगे भी माने बहादुर शाह जफर तक, तो तकरीबन 300 वर्षों का मुगलों का शासन है। अब यहां पे देखिएगा कि तो 320 सालों का इतिहास हम लोग देखने जा रहे हैं, और इन सुल्तानों द्वारा ये नगर बसाए गए। दिल्ली में कई नगर बसाए गए, देखिएगा मानचित्र में दिया गया है। दिल्ली एक कोहना शब्द का प्रयोग होता है, सीरी और जहां पनाह, कई शहर, अगर कुतुब का आप परिसर आप देखेंगे तो सबसे पहले वो बना, ठीक है, साउथ दिल्ली का हिस्सा है। फिर इसके बाद और आगे की तरफ जो है वो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है आज के डेट में। गीत संगीत या कोई कल्चरल प्रोग्राम सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होता है, कभी हो दिल्ली में आप हो तो कभी जाना देखना। जहां पनाह मोहम्मद तुगलक द्वारा बसाया जाना, तुगलकाबाद एयरफोर्स का स्टेशन भी है तुगलकाबाद, तो तुगलकों का आप जो है वो पूरा वहां पे देख सकते हैं, मौसूलम गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये साउथ दिल्ली का जो हिस्सा है, इस हिस्से में कई ऐसे शहर छोटे छोटे बसाए गए इन दिल्ली के सुल्तानों। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली को और समृद्ध किया, और दिल्ली का महत्व तो आज ही है, राजधानी तो है ही है भाई, उसमें कोई कहने की बात नहीं। अंग्रेजों ने फिर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाया, तो लाल किले का आज भी महत्व देखते हैं। लाल किले की प्राचीर से ही 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराया जाता, उसका क्या कारण है? कारण यह है कि संदेश देना लाल किले से पूरे भारत की एक राजधानी के रूप में लाल किले का वजूद रहा। तो आज भी लाल किले का महत्व है, केवल वो हिस्टोरिकल नहीं है कि आप वो जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को झंडा फहराया जाना वो उस बात का संकेत है कि हमने अपने कल्चर को हमने संजोया है, हम कल्चर को लेके चलते हैं, हम छोड़ के नहीं चलते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आगे चर्चा होगी जो है। तो यहां पे देखिएगा कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, तो यहां पे आगे आएगा। और ये हमने जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, देखिए ये तालिका है, इस बार नोट्स में हमने कुछ फोटो ऐसे लगा दिया है जो कि ओरिजिनल नोट्स में भी है। तो यहां पे देखिएगा कि ये तोमर है, यहां पे देखिएगा कि ये आपको तोमर चौहान देखिएगा 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175-92। ये गुलाम वंश है, पहली डायनास्टी इनकी गुलाम वंश की है, पहली डायनास्टी ये गुलाम वंश है। 1206 से हमने बताया, बहुत अच्छा तालिका दिया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश लगभग 26 वर्ष,
रजिया पहली स्त्री शासिका है 36 से 40। अब देखिएगा कि एक इसमें गैप है, इस गैप में 40 से लेकर के ये 1265 तक एक गैप, 1240 से 65 का एक गैप। इस गैप में अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऐसे भी जो रजिया के भाई हैं ये लोग शासन करते हैं। यानी इल्तुतमिश के जो बेटे हैं नासिरुद्दीन महमूद है, बाद में उनको हटा करके, तो उनकी जो इतिहास है वो लगभग 25 सालों का, वो डिटेल नहीं है यहां पे, चूंकि 7th क्लास के लिए लिखी गई किताब है तो ये समझाना होता है कि बच्चों पे भार न डाला जाए, प्रोमिनेंट लोगों को केवल उनको बताया जाए कि ऐसे ऐसे भी, जैसे आजकल आप देखते हैं कि जब आप पढ़ते हैं नेहरू, प्रधानमंत्री नेहरू का काल, लाल बहादुर शास्त्री जी का काल, इंदिरा गांधी का काल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आज के प्रधानमंत्री जी का काल, ठीक उसी तरीके से वो भारत का पुराना इतिहास है ना, कि भाई इल्तुतमिश का काल, रजिया का काल, तो हम फेमस लोगों को ही जब हम उसको देखते हैं समझते हैं। इस भारत के प्रधानमंत्री आई के गुजराल भी रहे, गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से फेमस है, लेकिन हम लोग गुजराल जी को बहुत ज्यादा नहीं याद तवज्जो देते हैं। कम दिन का रहा, पार्टी के बहुत बड़े नेता नहीं थे, गठबंधन सरकार को चलाया। ठीक इसी तरीके से हम महत्वपूर्ण शासकों को ही अभी हम देख रहे हैं जिन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन किया। तो ये सब कारण है। गयासुद्दीन बलबन, जो कि इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा है, टाइमिंग भी ज्यादा है, और जिसने कुछ अच्छी नीतियां चलाई, हम अच्छा बुरा का भी बात नहीं बता रहे हैं, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा, ऐसे आप कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए। तो ये तो इसको प्रारंभिक अर्ली टर्की इनको कहा जाता है, या इनको गुलाम डायनास्टी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी शासक कभी न कभी जीवन में गुलाम रहे थे। आगे देखिएगा इल्तुतमिश का मकबरा है ये, तो इल्तुतमिश का मकबरा का देखिएगा कि छत जो है वो गिर गई है इस मकबरे की। तो आप देखिएगा कि जब जाइएगा कुतुब जब परिसर में और उसमें, तो वहां पे देखिएगा कि वो, क्योंकि वो मेहराब की प्रणाली, उनकी गुंबद जो था उसका प्रणाली उनको सही ढंग से अभी विकसित नहीं कर पाए थे वो, तो जब नहीं कर पाए थे तो वो गिरा हुआ स्वरूप है जो मैंने विजिट किया है। देखिएगा आप भी जाएंगे तो देखिए कि उसकी छत नहीं है जो, इसलिए इसमें क्या है, इसकी छत नहीं दिखाई गई है, जो केवल यही फेस दिखाया गया। ठीक है, आगे देखिएगा ये अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार का जो है ठीक सटा हुआ है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खलजी के नाम पे है, अलाउद्दीन से अलाई दरवाजा। देखिएगा कि इस पे मूवी भी बनी है, तो रणवीर सिंह का देखिएगा। तो इसमें देखिए कि अब इसके बाद जो है वो खलजी वंश है, सेकंड डायनास्टी जो है, बहुत अच्छे से चार्ट बनाया गया है। आपको धीरे धीरे जब एक ही बात का बार बार रिपीटेशन होगा तो आपको याद हो जाएगा। खलजी डायनास्टी है, जलालुद्दीन खलजी लगभग 6 साल का है, अलाउद्दीन खलजी इसका रिलेशन में दामाद भी हो गया, भतीजा है। बाद में इसने इसकी हत्या कर दी और लगभग 20 इयर्स का है, इस पे इसका रोल भी किया है रणवीर सिंह ने। देखिएगा वो पद्मावत और उस पे बनी है। तुगलक डायनास्टी है, 1320 से लगभग 100 वर्षों का आप कह लीजिए, 1320 1420, 6 साल कम, 94 साल, 94 इयर्स का ये तुगलक डायनास्टी है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तीनों एक बड़े शासक के रूप में हैं। और यहां पे फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो पहली डायनास्टी, सेकंड डायनास्टी, थर्ड, तीसरे के बाद जो है वो चौथा में सैयद आ गए। बहुत कम दिनों के लिए सैयद लोग थे, लगभग तकरीबन 25, 30, 35 सालों का शासन है, 1414 से 51। लोदियों का लोदी डायनास्टी है, तो लोदी देखिएगा 1451 से 1526 है, लगभग 70-75 वर्षों का।
और यही लोदी में बहलोल लोदी है, फिर इसके बाद सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। आप जब जाएंगे, और ये मुझे लग रहा है कि ये तो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, लोदियों का शायद इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो खैर एनीवे नहीं दिया गया है। और ये देखिए कि ये ओरिजिनल आपका जो ये भी है, इसमें भी आप जब ये पीडीएफ में आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये पूरा का पूरा जो है वो यमुना नदी का पार्ट है। ये पूरा यमुना का ये है, देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मैंने कहा आपको कि साउथ दिल्ली में ये हिस्सा है तुगलकाबाद, ठीक है। और ये देखिएगा दिल्ली ये कोहना सबसे पहले यहाँ पे ये पड़ेगा। कुतुब मीनार का परिसर जो है ये कुतुब मीनार हो गया वैसा। और मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिएगा ये कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार हो गया। तो ये वाला हिस्सा जो है वो मेहरौली और इसके आसपास का हिस्सा, ठीक है। सबसे पहले ये सिटी बसाई गई दिल्ली एक कोहना, उसके बाद जहां पनाह है मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सीरी का है, ये अलाउद्दीन खलजी और उसका, तुगलकाबाद तुगलकों का ही है, फिर यहां भी इनका है। तो इस तरीके से नदी के किनारे ये शहर बसाया गया। ये हौज खास है, तो आज हौज खास मेट्रो स्टेशन भी है सब। तो यहाँ पे सब आज भी आपको बेगमपुर मस्जिद चाहे देख लीजिए, विलेज एरियाज में ये सब स्थित हैं। तो किस तरीके से सिटीज में इनके अपने राजाओं के अपने मतलब सुल्तानों के अपने फोर्ट हुआ करते थे। काफ़ी अभी ढहे हुए अवस्था में हैं, नहीं भी मिलते हैं, कुछ टूटे फूटे अवस्था में हैं, मस्जिदें काफ़ी रूइन कंडीशंस में हैं। तो ये हम चर्चा इसकी करेंगे। तो जब भी आपको समय मिले, कुछ ऐसा हो तो आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें, देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि ये सभी नोट्स में भी हैं, आपको सेम चीज़ें हैं। तो हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे ही लोदियों का लोदी गार्डन में आप जाकर के देखिएगा, उनके मकबरे सब चीज़ है, मौसूलम है, लोदी गार्डन में के बीच में स्थित है। इसमें फोटो नहीं दिया गया है, सबका हमने विजिट भी किया है, लगभग कोई प्लेस मैंने छोड़ा नहीं है। और जब जब ऐसे समय मिलता रहा तो इसमें वो फोटो नहीं है लोदियों का, लोदी गार्डन का। जब चर्चा आएगा तो मैं चर्चा करूंगा इसका जो है। पुरातत्व संबंधी स्रोत हैं, अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य का भवन निर्माण कला, स्थापत्य की जैसे कुतुब मीनार हो गया, कोतुल इस्लाम मॉस्क्यू हो गया, अलाई दरवाजा हो गया। अलाई दरवाजा के बगल में भी अगर सटे हुए जाइएगा तो एक संत है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो सूफी संत का उनका मौसूलम मतलब उस तरीके से मजार है। तो यहाँ पे काफ़ी रिच है दिल्ली में यहाँ पे। अब इसके अलावा हमको देखिएगा पुरातत्व संबंधी जो मिलते हैं ये यहाँ पे स्रोत जो है वो, तो एक स्रोत ये हो गया, फिर तारीख लिखे गए, एक नई बात आ गई जो, यानी कि एक इतिहास लेखन में हमने देखिएगा कि ये तारीख लिखवाई। तारीख का मतलब ये है डेट, तारीख का मतलब क्या हो गया, डेट। इस सुल्तानों के शासन काल में इन्होंने प्रशासन की भाषा ये फारसी में लिखे गए, इतिहास लेखन को एक निश्चित स्वरूप मिला। हम कलहन में पहली बार देखते हैं, तो हम उन बातों को ही बताएंगे जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, और उन बातों को ही बताएंगे जो कि आगे उसकी कड़ी भी मिलेगी। तो कड़ियों को जोड़ना मेरा काम है ताकि आपकी समझदारी वो बढ़े। अब देखिएगा कि यहां पे ये तवारीख के लेखक, तो तारीख कह लीजिए, उसी को फारसी उसको शब्दावली जो है तवारीख कहा गया, ठीक है। तो तारीख या तवारीख कह लीजिए, हम लोग दोनों शब्दों का यूज करेंगे। जैसे कि एक वचन में तारीख है, तारीख एक शब्द है, डेट को हम लोग तारीख कहते हैं। हिंदी में भी ये उर्दू का ये जो शब्द है ये शब्द यूज होता है। आज 15 तारीख है, आज जो है 14 तारीख है ना, तो इसको हम लोग डेट के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे आज 4 तारीख है, तो ऐसे हम लोग तारीख का भी यूज करते हैं।
अब देखिएगा कि इसके लेखक सचिव, प्रशासक होते थे, कवि भी होते थे और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इन इतिहास लेखन को एक साइंटिफिक थोड़ा बेस मिल गया। पहली बार हमें साहित्यिक स्रोत बड़े पैमाने पर निकल के आते। हमने पहले प्रशस्तियां देखी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो दरबारी गण जो है वो एक उचित इतिहास का एक डेट लिखते हैं कि आज डेट को क्या हुआ, आज डेट को। इस्लाम में उन शासकों ने इसको बढ़ावा दिया, हालांकि इसमें भी गुणगान मिलता है, लेकिन पहले क्या होता था कि उसका निश्चित नहीं होता था। प्रशस्ति लिख दिया गया, एक संयोग से एक टाइम पे लिखा गया, उसका कोई डेट वाइज नहीं है। लेकिन अब जो इतिहास लिखा गया वो डेट वाइज है, पूरे का पूरा शासन काल का, वो कि भाई इस 2 साल में क्या हुआ, अगले 5 साल में क्या हुआ, अगले 10 साल में। हाँ, अगर वो दरबारी मर गया तो फिर उसके बाद की कंटिन्यूटी को किसी दूसरे दरबारी ने अपने हिसाब से लिखा। तो सब मिला करके हमारे पास हमको एक वो प्रमाणित वो सूची हमको मिल जाती है कि कितने शासकीय कार्य हुए, और साथ ही इसमें कई लोग अब लिखने की विधा में भी आ गए। ऐसी घटनाओं का वर्णन करते थे जो शासकों को प्रशासन संबंधी ये सलाह भी देते थे और न्यायसंगत शासन के महत्व पे बल देते थे। जैसे मान लीजिए कि अमीर खुसरो हो गए, जियाउद्दीन बर्नी का नाम आता है, ऐसे लोग जो है वो शासक के करीब होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। इनको फारसी इतिहासकार कहा गया और शासक को अच्छी सलाह देते थे। तो ये बातें आगे मिलेंगी आपको। यहां पे देखिएगा कि तो तवारीख के अब पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरणों की चर्चा की गई है। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला करके उसका प्रयोग। कागज पे देखिएगा कि सोने को, वो अक्षरों को यूज किया जाता था सोने से जो है, ताकि ध्यान आकर्षित हो जाए। आकर्षित बनाने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए जिल्द तैयार करना। एक न्याय चक्र की बात की गई है। 13वीं सदी के एक इतिहासकार हैं फख्र ए मुदब्बिर, जो वो न्याय चक्र को बड़ा अच्छा से समझाते हैं। शासक किन बातों को ध्यान में रखता था। जो आज ऐसे शासन करने के लिए क्या है, हमारे पास शासन करने के जो नियम नियमावली हैं वो संविधान से हम लोग लेते हैं। संसद कानून बनाती है, लेकिन सबसे सर्वोच्च संविधान। अब देखिएगा इसका कितना लॉजिक है। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता। अब चूंकि एक मिलिट्री स्टेट टाइप की चीज है, दिल्ली के जो सुल्तान आए या सल्तनत के लोग आए, क्योंकि ये बाहर से आए थे, तो इनको सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पहले भी राजाओं को जरूरत थी, लेकिन अब परिवर्तन देखिए क्या है कि पहले सामंतवाद था, तो छोटे छोटे राजा भी बड़े राजा को सैनिक मुहैया कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये तो बाहरी लोग आए थे, तो एक पूरी की पूरी फौज जो है वो अस्थायी रूप से इन्होंने एक फौज बनाई। जरूरी था, नहीं तो कब विद्रोह हो गया, कब उखाड़ फेंका। तो एक अस्थायी रूप से सेना की इनको जरूरत पड़ी। पैसे की भी जरूरत पड़ी, भाई बिना पैसे का कौन होगा। अच्छा, ये कभी आप मत मानिएगा कि उस फौज में हिंदुस्तान या भारत के लोग शामिल नहीं हुए। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि भारत की जीत, भारत की विजय अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ की। जो बड़े फख्र के साथ अंग्रेजी सेना में भारतीय लोग शामिल हुए और लाल ड्रेस पहन करके जब गांव में आते थे तो बड़ी उनकी प्राइड महसूस की जाती थी। क्योंकि आम जनता को क्या है, रोजगार चाहिए। तो जितनी इतिहास की तहों में आप जाइएगा, वास्तविकता का पता चलेगा। आप देखिए मंगल पांडे की कहानी, अन्याय हुआ, बाद में उन्होंने गोली चलाई अपने एडजुटेंट जनरल, लेकिन पहले सेना में तो भर्ती हुए थे, जरूरत थी उनकी। तो कितने अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही थे।
10-20 हजार की फौज, 10-20 हजार से ज्यादा, और लाखों भारतीयों को वेतन पे रख करके पूरे भारत की विजय कर। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के सुल्तान भी आए। ऐसा मत सोचिएगा आगे के चरण में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रशासन में भी और सेना में भी यहां के लोग शामिल किए गए। तो आज जो आप धर्म का स्वरूप को चाहे जिस एंगल से देखिए, लेकिन उसमें वास्तविकता के आधार पर तय करिए, वो सोचिएगा। हम उन बातों के गहराई में ले आते हैं यार। तो सैनिक वेतन के बिना नहीं, अब सैनिक की जरूरत पड़ गई। खैर हम बहुत विस्तार से भी नहीं जा रहे हैं। वेतन कैसे आएगा? किसानों से टैक्स लेकर। और किसान जब तक सुखी नहीं रहेगा, उसकी उसकी ध्यान नहीं रखा जाएगा, टैक्स कहां से आएगा? इसलिए सारे सुल्तानों ने, जब आप शासक, जब प्रशासक आप जब बनते हैं तो रियल चैलेंज आपका शुरू होता है। आज आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कहना तो बड़ा मुश्किल है। बने ये है कि चलो हमें पद मिल जाए। रियल चैलेंज होता है पद मिलने के बाद जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा उतरना। लेकिन उस समय तो लोकतंत्र भी नहीं है। तो शासन का जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस अपने आप बन रहा है। आर्थिक व्यवस्थाएं उसको बना रही हैं कि वो ढर्रे पे चले। नहीं चलेगा तो उसका काम ही नहीं ढह जाएगा साम्राज्य। तो सेना जरूरी है, किसानों की भलाई जरूरी है, तभी वो टैक्स देगा। सभी लॉजिकली है। जब खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, और राजा जब ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा, चाहे आप बलबन को देखिए, अलाउद्दीन, जितने बड़े सफल लोग हैं, जितने बड़े सफल लोग हैं, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे अलाउद्दीन खलजी हो या बलबन हो, सभी ने किसानों के चीजों पे ध्यान दिया। जब तक टैक्स मजबूत नहीं आएगा, प्रशासन मजबूत नहीं होगा, कहां से सेना, कहां से खाए पिएगी? वो मजबूत हो ही नहीं सकते। कोई भी राष्ट्र आज के डेट में तभी शक्तिशाली रह पाएगा जबकि उसके किसान खुशहाल होंगे, जबकि उसको टैक्स मिलेगा, तो जाकर के हो। इसका देखिएगा कि इतिहासकार, और तो मुख्य रूप से अब एक और बात आप देखिएगा कि एक और बात देखिएगा कि शहरी जीवन में जब मुस्लिम लोग जब आए, बड़ा रुचिकर इतिहास है, तो गांव में नहीं बसे, शहर में बसे। तो दिल्ली को क्यों चुना? दिल्ली सबसे बड़ा उस समय का राजनीतिक आर्थिक केंद्र था। अब शासक कहां रहेगा भाई? शहर में रहेगा। आज आप पूछिए कि चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहां रहेंगे? तो गांव में नहीं रहेंगे ना, शहर में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। बड़े व्यापारी कहां रहेंगे? अंबानी, अदानी मुंबई में रहेंगे कि किसी गांव में रहेंगे? समझिएगा। तो जो सुल्तान आए वो शहर में रहे, और उनके साथ व्यापारी भी थे, क्राफ्ट्समैन भी थे। ऐसा मत समझिए कि घोड़े पे मोहम्मद गोरी बैठ के घोड़ा पे आ गया और उसने जीत लिया और ये, अरे उसके साथ पूरी काफिला था, पूरा फौज थी, कई तरीके के लोग थे। समझिएगा बात कोई। तो शायद ही कभी गांव में रहते थे। इतिहास लेखन का मकसद क्या था? तो दरबारी जो थे वो सब इतिहास को रखते थे कि ताकि शासन में मदद हो, कि भाई सर आपने ये तारीख को ये काम किया था, उसका एक लेखा जोखा रखने से। आज आप डायरी मेंटेन करते हो, चलो डायरी मेंटेन, लेकिन हिसाब किताब तो अकाउंटिंग आप रखते हो कि नहीं रखते हो? आज हमने 500 खर्च किया, कल 600 खर्च किया, 1000 खर्च किया, कितनी आमदनी है, कितना व्यय आपका है। अभी आप स्टूडेंट लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, मेंटेन तो करते हो। ठीक सेम तरीका। बदले में इनको दरबारियों को तोहफा मिलता था, कई बार वेतन भी मिलता था। दरबार में शासक के करीब रहते थे तो पैसा तो चाहिए इनको। तो इसके लिए जो है वो कई बार, अब जब ध्यान से देखिएगा तो कई बार इन्होंने प्रशंसात्मक चीजें भी लिख दी हैं। जब उनको पसंद नहीं पड़ा तो आलोचना भी कर दिया। तो सब चीजों को हम लोगों ने देखे हैं कि इतिहास लेखन का मकसद क्या है। सामाजिक विचार और शासकों को सलाह देते थे। देखिएगा एक बात कि हमेशा जन्मसिद्ध अधिकार, और ये एक उनके मन में था कि चूंकि ये बाहर से लोग आए थे,
ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के आम लोग शासन में भाग लें। तो इनके सामाजिक विचार और ये थोड़ा सा ये संकीर्णवादी था, जो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पे था। आदर्श समाज की सलाह दिया करते थे। जैसे रजिया को इन्होंने पसंद नहीं किया, रजिया को इन्होंने पसंद नहीं किया। आगे देखिए कि और चूंकि बाहर से ही आए थे, जब तक इस चीज को नहीं बनाएंगे तब तक कि भाई हमारा एक खास वर्ग होगा और हमारा बेटा भी हो जाएगा। तो ये प्रणाली इंडिया में भी थी और यूरोप में भी थी और अरब में भी थी, पूरी दुनिया में। अगर हम इतिहास को ऐसे पढ़ें तो फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ें तो फ्यूडलिज्म यहां भी था, अरब में भी था और यूरोप में भी था। पढ़ेंगे 11वीं 12वीं की क्लास में। तो वंशवाद जो था, हालांकि इसकी कई बार मतलब इसका डेविएशन भी है। जैसे यहां पे गुलामों में था, तो इल्तुतमिश के बेटे बेटी बाद में बने, लेकिन कई बार जो उनके अधिकारी थे उनमें भी वंशवाद था। यानी वंशवाद मिला जुला रूप था, कभी योग्यता कभी वंशवाद, लेकिन वंशवाद था। जो किसी को जन्मसिद्ध अधिकार, अपने आप को एरिस्टोक्रेटिक वर्ग के मानते थे कि भाई वो तुर्की जो खास जो तुर्की समुदाय के लोग हैं उन्हीं का अधिकार रहेगा इस पोस्ट पे। हालांकि मोहम्मद तुगलक ने बाद में कई लोगों को बहाल किया जो हिंदुस्तान से लोग थे, जो निचले वर्ग के, तो उसकी आलोचना की गई। एनी रजिया सुल्तान का शासन 1236 में, बेटी थी रजिया। अब वो जमाना सोचिए कितना प्रोग्रेसिव था इल्तुतमिश, और भारत के जो शासक वर्ग था कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा कि बेटी को अधिकार दिया गया, इस्लाम में दिया गया। इस्लाम में बेटी को योग्य माना गया उस समय के हिसाब से। सोचिए, योग्य नहीं माना इल्तुतमिश ने अपने बेटों को, बेटी को माना। जो कितने पहले की बात है, 700-800 साल, मतलब 800 साल लगभग। और मिनहाजी सिराज जो इतिहासकार हैं वो मानता है कि अधिक योग्य और सक्षम थी वो रजिया, लेकिन अपनी क्षमताओं के बावजूद मिनहाजुस सिराज एक शासक के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो पुरुष का वेश बनकर, पुरुष का ड्रेस पहन करके आती थी उस जमाने में। आज लड़कियां चलो शॉर्ट पैंट पहनती हैं तो कोई बात नहीं है शहरों में, लेकिन उस जमाने में भाई शहंशाह की बेटी है। तो भारत में तो हमने देखा, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के शासनकाल को देखा, भारत में तो प्रधानमंत्री में भी महिला रही हैं। फ्यूचर में देखिए कब कोई महिला बनती, राष्ट्रपति तो है ही है। और आज पहले भी आप देखेंगे कि रुद्रम्मा देवी या साउथ में आप देखिएगा, रानी दुद्दा को कश्मीर में देखिए, मॉडर्न में हिलियाबाई को देखिए, झांसी की रानी को देखिए, सब इससे का काम आएगा। जो मैं बोलता हूं कहता हूं तो सब आप इससे में इस बात को आप लिखिएगा। और रजिया का भी नाम। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने तो पूरे दुनिया में एग्जाम्पल कायम किया है। तो रजिया को आप ऐसे में लिख सकते हैं दरबारी, और ये नया प्रयोग था। कैन कहता है कि इस्लाम जो है वो में दकियानूस लोग नहीं थे नहीं थे 800 साल पहले। सोचिए, खैर एनीवे, कितना किस चीज को उसको फील कर पाते हैं तब जाकर के आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। और सिंहासन से बाद में हटा दिया गया उसको 1240 में, विद्रोह भड़क गए। और देखिए कि उसको विद्रोही से दुनिया से शादी करनी पड़ी, और एक अफ्रीकी से उसके जो संबंध थे उस पे
आलोचना भी की गई। हम आगे की कक्षाओं में इसको हम चर्चा करेंगे। अभी तो केवल ये 7th क्लास के हिसाब से बता दिया गया। एक शब्द यहां पे आता है गैरिसन साहब। गैरिसन एक शब्द है जो आज भी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक होती है, MES उसको कहा जाता है। इस शब्द के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें, हल्की सी चर्चा हम कर दें, जिससे कि आपको देखिएगा कि MES जो सर्विस होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को कहा जाता है। UPSC से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो इंजीनियर से नियुक्त होते हैं, इंजीनियरिंग पास किए हुए। तो उसमें गैरिसन इंजीनियर शब्द का प्रयोग होता है। गैरिसन का मतलब सेना संबंधी। तो दिल्ली में कौन रहेगा? आज भी आप दिल्ली में देखिएगा तो सेना, धौला कुआं उस एरिया के आसपास सेना का एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। रेलवे का है। सभी बड़े शहर, चाहे आप कानपुर देखिए, चाहे आप झांसी देखिए, आगरा देखिए, सभी जगह कंटोनमेंट है सेना का। पहले जितने भी शहर थे वो सेना के गढ़ थे। ठीक ऐसे ही जो है वो, इसीलिए हम गैरिसन शहरों के रूप में, जहां सैनिक जब सुल्तान रहेगा उसको डर भी रहता था भाई कि अटैक मत हो। एक दूर प्रदेश का व्यक्ति सुल्तान बन के रह रहा है और एक दूसरे मतलब कि देश में, अजनबी देश में, तो पूरा सैनिकों के साथ हो रहता था और उसके साथ फोर्टिफिकेशन होती थी। तो इन्हीं गैरिसन शहरों तक, पहले दिल्ली के सुल्तान केवल इन गैरिसन शहरों यानी कि दिल्ली, आगरा, ऐसे जगहों तक ही केवल उनका सीमित था। जो भीतरी प्रदेशों पे, इंटीरियर ग्रामीण इलाकों पे अभी इनका कब्जा नहीं था। ये धीरे धीरे कब्जा हुआ, उसी प्रक्रिया को हम देखेंगे। आगे चलते हैं। भीतरी प्रदेश, किसी भी शहर के आसपास के इलाके, जो उस शहर की वस्तु सेवाएं कहां से आएंगे, तो विलेज से आएगा, तो ये सब भीतरी प्रदेश कहे जाते थे। मतलब हम इस प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं कि कैसे उनका, दिल्ली के सुल्तानों का कब्जा कैसे हुआ, धीरे धीरे आगे कैसे हुआ। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तानों का इन भीतरी प्रदेशों पे ये सेकेंड स्टेज है। पहले फर्स्ट स्टेज में ये किया, गैरिसन साहब, दिल्ली जैसे जगह व्यापार कर और लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। आवश्यक सामग्री दिल्ली से अगर मंगानी हो बाहर, तो मेरठ, बुलंदशहर, ये सब एरिया पे भी कब्जा धीरे धीरे हुआ। आगे देखिए कि इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे दिल्ली का विस्तार कैसे होता है, ये हम देखेंगे। प्रारंभ में दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध जैसा गैरिसन शहरों का नियंत्रण बड़ा मुश्किल था। मौसम की चुनौतियां, युद्ध के बराबर विद्रोह हुए। बंगाल में तो हमेशा ही विद्रोह हुआ करता था, आगे हम देखेंगे। लेकिन वास्तविक विस्तार तो यह बड़ा मुश्किल रहा था शुरुआती चरण में। शुरुआती चरण में क्या था, बहुत मुश्किल था। बाद में सल्तनत का वास्तविक विस्तार किसके समय में हुआ, गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश तो अपने जो शुरुआती चरण में, वो तो कुबाचा और यल्दौस का उसके और भी दावेदार जो शुरुआती चरण के थे, उसको झेलने में ही रह गया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने केवल बंगाल को, हमने खिलजी के बारे में, हुसामुद्दीन एवज खिलजी के बारे में पढ़ा है कि कैसे जाकर के उसने बंगाल में विजय किया, लेकिन बाद में खुद ही विद्रोही बन गया। तो हमेशा दिल्ली के सुल्तानों का बंगाल पे कैप्चर को लेकर के बड़ा संघर्ष रहा। जो भी वहां जीतने के लिए भेजा गया, जीत करके बाद में विद्रोह कर देता था। एनीवे देखिएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया, अलाउद्दीन खलजी ने किया चित्तौड़ और उस पे, जिसमें वो पद्मावत के आधार पे जो कहानी है, ठीक है। और ये देखिए कि जो मूवी बनी है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में महत्वपूर्ण विस्तार, आंतरिक सीमाएं हैं। पहले देखिए कि जो गैरिसन शहर हैं, यानी कि दिल्ली जैसा जगह, पहले भीतरी मजबूत करना था इनकी। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ करना था। गंगा जमुना यानी बुलंदशहर और ये चरवाहों को हटा करके कृषि का विस्तार करना, व्यापार मार्गों का सुरक्षित बनाना। इसे तो धीरे धीरे दिल्ली से धीरे धीरे बाहर की तरफ इनका वो योगदान होता है, मैंने प्रभाव, उनको जीतना। आगे के चरण में
बाहरी सीमाएं, हम लोग अब देखेंगे कि कैसे बाहरी सीमाएं विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे पहले दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। आएगा एग्जाम में। शक्तिशाली सुल्तान है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे पहले साउथ इंडिया में देवगिरी, यहां पे देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र, यहां पे अभियान दिल्ली से किया, डी है, यहां पे अभियान किया। और मलिक काफूर ने इसी तरीके से माबर में, ठीक है, तेलंगाना में ककातीय डायनास्टी थी, ठीक है, पांड्यों पे, ये सभी अटैक किए गए। साउदर्न में ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी में, लेकिन केवल प्रयास ये था कि पैसा लूट करके ले आना, परमानेंट जो है वो राज्य स्थापित नहीं करना। तो दक्षिण भारत में कैसे दिल्ली सुल्तानों का प्रभाव कैसे बढ़ता है, इस प्रक्रिया को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपने चरम सीमा पर पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास था कि केवल उनको सबजुगेट करके, उनसे उपहार लेकर के, उनसे पैसे लेकर के वापस लौट जाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का था कि नहीं, जाकर के परमानेंट कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन दिल्ली से शासन होना, इससे आप एक बात को भी सीखेंगे, पूरे भारत से दिल्ली से किसी चीज का प्रबंध बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। आज के डेट में भी मुश्किल है, आसान नहीं है। भारत का आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको एक गहन समझदारी विकसित होती है। भारत में इतना सांस्कृतिक विविधता है, भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, कि आज भी इतना बड़ा सत्ता पक्ष है, लेकिन अभी भी तमिलनाडु में दूसरी पार्टी की सरकार, केरल में पिनारी विजयन की सरकार, पूरा देश में एक पार्टी की सरकार अभी भी नहीं है, खास करके साउदर्न में नहीं है। क्यों? तो दिल्ली से शासित होना, तो इतिहास की समझ, जब 1000 साल का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको एक गहरी समझ पैदा होती है। केवल अंग्रेज इसमें कामयाब रहे, अंग्रेज कामयाब रहे, लोगों को लड़ा करके, फूट डाल करके, बहुत सारे उसके कारण हैं, बताएंगे। तो लेकिन अब डेमोक्रेटिक सिचुएशंस में भी वो चैलेंज है, मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एनीवे, हम आपका ध्यान केवल दिलाना चाहते हैं। तो यहां पे क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक को भी ये परेशानियां हुई और बाद में विद्रोह हो। तो जब भी भारत को एक यूनिटी में कोई, अगर चाहे वो आज का लोकतांत्रिक पद्धति हो या पहले है, उसको चैलेंज हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि भविष्य में कोई सत्ता पक्ष का कोई पार्टी, पूरा देश एक ही पार्टी से रूल होगा, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देयर आर चैलेंजेस, उसमें मुश्किलें हैं, उसमें वही आदमी सफल होगा जो कि बातचीत की रणनीति से और लोगों को मिलाने में कामयाब। संभव है, लेकिन एक साथ संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं, उस तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखिएगा कि यहां पे देखिएगा कि इनका मकसद क्या था कि बाहरी जब सीमा का प्रसार दक्षिण भारत में, सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले। अलाउद्दीन खिलजी का मकसद यह था कि पैसा का कलेक्शन, मौज उतना ही इसका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मैं नहीं, चलिए वहां पे हमने इस्टेब्लिश कर देंगे प्रशासन और परमानेंट आएगा सोर्स, लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां हैं। सेना रखनी पड़ेगी, फिर वहां पे टैक्सेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने मतलब विश्वास पात्र लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो वो विद्रोह कर। इंडिया में विद्रोह भी बढ़ दिए होते, आज भी दल बदल होता, लोकतांत्रिक पद्धति में होता कि नहीं होता। तो नियंत्रण और प्रशासन में देखिएगा कि यहां पे आप देखिएगा कि
दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने दुश्मन सेनाओं को हराया और शहरों पर कब्जा कर विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। कुछ लोगों को इसमें सफलताएं मिली भी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे लोगों को सफलताएं मिली कुछ हद तक, लेकिन उनको भी चैलेंजेस बहुत हुआ। चुनौतियां क्या थी? इस विशाल और विविध क्षेत्र पे सल्तनत के नियंत्रण की सीमा और प्रभावशीलता के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितना प्रभावशाली था। मुगलों को भी चुनौती फेस करनी पड़ी। इवन हम क्या कहें कि अंग्रेजों के काल में भी जब हम देखेंगे तो बराबर विद्रोह की प्रवृत्ति रही, पूरे रिवोल्ट की श्रृंखला है, और चैलेंज नहीं हुआ अंग्रेजों का शासन में, वो चैलेंज दिया गया। 1857 का चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 1757 से लेकर के 1857 तक सिविल रिवेलियंस है, ट्राइबल रिवोल्ट्स है, पॉपुलर रिवोल्ट्स है, बहुत सारे रिवोल्ट्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इवन अंग्रेजी शासन भी अनचैलेंज नहीं रहा। और 1857 से तो प्रवृत्ति ही बदल गई। अब हथियार बंदूकों से नहीं, अब वो नेशनलिज्म से चुनौती दी गई। एनीवे देखिएगा, अब हम लोग आते हैं कि इसके कल्चरल पार्ट पे कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्को थोड़ी हमने चर्चा कर दी है। सबसे पहले शहर जो है वो, जिसको कि पुराना शहर कहा जाता है, आजकल हालांकि साउथ दिल्ली को नया विकसित कहा जाता है, लेकिन उस जमाने में वो इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया था। मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार, बेगमपुरी मस्जिद है, देखिएगा, जाइएगा कहीं अगर घूमने मौका मिलेगा तो जो जहांपनाह में ये बेगमपुरी मस्जिद है। आज में दिल्ली में वो जामा मस्जिद सबसे बड़ा है, ठीक है, जामा मस्जिद जो है वो सबसे बड़ा है। तो बेगमपुरी मस्जिद जो है वो कहां पे है? विश्व की ये जामा मस्जिद के बाद सेकंड है, लेकिन ये रूइन कंडीशंस में है। नमाज बहुत अदा नहीं की जाती है यहाँ पे शायद, देखिएगा वो कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन उसने बनवाया था इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुर जगह है, विलेज एरिया है आज के डेट में, उससे मस्जिद है। ये मस्जिद एक अरबी का शब्द है, अपने प्रेयर्स के लिए जो है, जहां अल्लाह की आराधना में प्रेयर्स किया जाता है, घुटने और मत्था टेक करके, जो भी है ना। तो ये चीजें आप देखेंगे यहां पे, आप देखिएगा कि नमाज के लिए अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में उनका एक लीडर इमाम चुन लिया जाता है। जैसे हिंदुइज्म में पुरोहित हैं ना, पंडित जो हैं, शुक्रवार को नमाज के दौरान खुतबा भी धर्मोपदेश देता है। मक्का की तरफ, ये वेस्टर्न साइड में, हिंदू प्रणाली पूरब की तरफ है, इस्लाम में पश्चिम की तरफ मक्का है। वो कारण इसका है, मतलब कि वो जहां से आए थे उस दिशा की ओर देखते हुए जो है वो प्रेयर्स अदा करना है। और यहाँ पे उसको किबला कहा जाता था, पश्चिम की ओर पड़ता है मक्का, अगर ऐसे आप देखें तो वेस्टर्न साइड में। ये मस्जिदों का निर्माण क्यों किया गया? इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक होने के अपने दावे को मजबूत करने के लिए और अपने कम्युनिटी की भावना को फैलाने के लिए मस्जिद का निर्माण किया गया। तो इस बात को आपको देखिएगा कि, और इसके लिए मस्जिदें बनवाई गई, मस्जिदों की तुलना की गई है इसमें। मोठ की मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद, इसमें स्थापत्य शैली में समानताएं असमानताएं हैं। और देखिए कि शाहजहां के मस्जिद में मुगलों के काल में और भी चेंजेस हैं। खिलजी और तुगलक वंश के, अब हम आर्किटेक्चर के बाद हम लोग इसके प्रशासन में हम लोग देखते हैं कि प्रशासन में क्या क्या बातें हैं। देखिएगा कि विश्वसनीय सूबेदारों प्रशासकों को की आवश्यकता को समझाता। प्रशासन में क्या है कि हमको महत्वपूर्ण, हमको व्यक्ति चाहिए, तभी जाकर के टैक्सेशन होगा, सब काम होगा। तो इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर, यहां पे देखिएगा कि क्या क्या ऐसी बातें रही। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि सामंतों, पुरानी प्रणाली को छोड़ दिया और विशेषकर गुलामों को जो है वो, जिसको फारसी में बंदगान कहा, को सूबेदार नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों के लिए
इनको प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने एक नई चीजों पे जोर दिया, खास करके इसीलिए गुलाम डायनास्टी कहा जाता है। शुरू में ये जो लोग थे ये असल में बाहर से आए थे, तो अपने साथ इन्होंने ऐसे लोगों को लाया और योग्यता के बल पे उनको आगे प्रमोट किया, और कोई मतलब कि वो वंशानुगत चीजों को नहीं। मैंने कहने का मतलब कि अपने तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत चीजों को फॉलो किया कि मेरे बाद बेटी बनेगी, बेटा बनेगा, लेकिन प्रशासन के पदों पे अपने प्रशिक्षित लोगों को, जो कि वो खरीदे हुए एक तरीके के दास होते थे, उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, उसको गुलाम कहा। राजनीतिक पदों के लिए उनको प्रशिक्षित किया गया पूरी तरीके से, चूंकि हमारे पे वो निर्भर थे, यानी सुल्तान पे, और सुल्तान उन पे भरोसा कर सकता था, इसलिए गुलाम को क्यों चुना गया ये, और इनको बंदगान कहा गया, आश्रित की भूमिका थी। अब देखिएगा कि लेकिन इसके प्लस भी थे, इसके माइनस भी थे। इसके सारे शासक कभी न कभी जीवन में गुलाम रहे, इल्तुतमिश से लेकर के बलबन सभी लोग, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में विशेषकर खिलजी और तुगलक में बंदगानों की जो है सैन्य सेवा के खरीदे गए विशेष दास, मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए दास खरीदे जाते थे, और इनको योग्य पदों पे, और चूंकि आपने इन पे एहसान किया था इसलिए ये आपके प्रति वफादार होते थे, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। इन दोनों समूहों के द्वारा ऊंचे राजनीतिक सैन्य पदों पर नियुक्त किया गया। भूमिकाएं, चुनौतियां क्या क्या थी? बंदगान और आश्रितों की नियुक्ति, कुलीन वर्ग के बजाय अपने बंदगानों और आश्रितों के सेनापति और सूबेदार जैसे महत्वपूर्ण पदों को इन्होंने दिया। इसके क्या हुआ कि अपने मालिकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति ये वफादार नहीं होते थे। जैसे क्या हुआ आप देखेंगे कि बलबन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बलबन ने क्या किया कि पूरे इल्तुतमिश के जो वंश डायनास्टी को समाप्त करके अपना नया परंपरा शुरू कर दिया, तो उतने वफादार उत्तराधिकारी के लिए नहीं होते थे। अक्सर नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराव होता था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता होती थी। इस प्रणाली के अपने डिफेक्ट्स भी थे। उच्च वर्ग का असंतोष, निचले तबके के लोगों को अगर ऊंचे पदों पर बैठाए जाने से भी उच्च वर्गों के, तो यानी कि यह दिखा रहा है कि उनके सूबेदारों के बीच, उनके जो ऊपरी तबके के बीच में भी आपसी रस्साकसी थी। वो आज भी फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले जो खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पे बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की, यानी कि योग्यता के स्थान पे। देखिएगा, जब सुल्तान शक्तिशाली होता है तो योग्यता पे देखिएगा कि बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की आलोचना की, क्योंकि सुल्तान ने अजीज खुमार, शराब बेचने वाला, फिरूज हज्जाम, आज भी हम लोग नाई शब्द के लिए हजाम शब्द का यूज करते हैं, मनका तबखा बावर्ची, माली जैसे जो फूल पत्ती जो लगाता है, ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को भी ऊंचा प्रशासनिक पद पे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त कर दिया। इसकी आलोचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, इतिहासकार हैं बर्नी। तो राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की अक्षमता का उदाहरण मानता। तो ऐसे तवारीख में लोगों ने, दरबारियों ने उनका आलोचना भी किया। वो मानते थे कि निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पे अगर आप देते हैं तो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था और कानून व्यवस्था बाधित हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी ये बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर लोगों को पद दिया, न कि जन्म के आधार पर। अब हम एक नई चीजों के प्रशासन में चीज देखते हैं कि इक्ता प्रणाली क्या है और मुक्ति क्या है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। क्या इक्ता प्रणाली है और क्या मुक्ति? खिलजी और तुगलक शासकों ने सेनानायकों को, देखिएगा कि ये मिलिट्री एक तरीके का स्टेट था, जो क्योंकि शुरू में गैरिसन शहरों को जीतना था, फिर उनके भीतरी इलाकों को, फिर
बाहरी इलाकों को तो हमेशा मिलिट्री के सैन्य अभियान से ही संभव था। तो हमने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर एरिया को उस पर मिलिट्री कमांडर बिठा दिया। बाद में चलकर के धीरे धीरे प्रशासन विकसित हुआ। तो शुरू में जो मिलिट्री कमांडर था उसको इक्ता दे दिया गया। इक्ता का मतलब कि पूरा एरिया। तो सूबेदार के रूप में जो नियुक्ति की गई उनको इक्ता कहा गया। उनको क्या कहा गया? इक्ता। ये अधिकारी या तो इक्तादार कहे गए या मुक्ति के रूप में जाने जाते थे। जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत में है तो दिल्ली का मान लीजिए कि यहां से कोई एरिया को जीता गया, तो इस एरिया के इक्ता, इस पूरी जमीन को इक्ता बना दिया गया और वहां पे जो मिलिट्री कमांडर को दिया गया वो एरिया शासित करने के लिए, जो कि वो सुल्तान के अधीन ही होगा और कुछ टैक्स रख करके बाकी को सुल्तान को भेज देगा। तो उसको आजकल का कह लीजिए कि आईएएस का पूर्ववर्ती रहा है, उसको हम लोगों ने क्या कहा? इक्तादार कहा। हालांकि आईएएस से नहीं मान सकते हैं आप, वो मानिए ऐसे कि चीफ मिनिस्टर या उस तरीके की बातों को, हालांकि तुलना उतना आसान नहीं है। तो ये अधिकारी क्या कहे जाते थे? इनको इक्तादार कहा गया या उनको मुक्ति भी कहा गया। मुक्ति के काम क्या होते थे? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सैनिक सेवाओं के बदले में राजस्व वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। टैक्स वसूलते थे, अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे और अपने लिए भी काट करके खर्चा कर लेते थे। बाद में सुल्तानों ने प्रशासनिक रूप से उन पर नियंत्रण करना शुरू किया कि टैक्सेशन कितना आएगा, कितना रखेंगे, ये सब चीजों का हिसाब आगे चल करके विकसित हुआ धीरे धीरे। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे कक्षाओं में। लेकिन अभी मुक्ति का काम क्या होता था, यानी कि इक्तादार का काम क्या होता था? तो सामंतवादी प्रणाली क्या थी? समाप्त हो गई। इक्तादार की पोस्टिंग बदल सकती थी, वंशानुगत ये पोस्ट नहीं था। देखिए, एक इक्ता को हटा करके दूसरे जगह दूसरे से ट्रांसफरेबल था, लेकिन सामंतवादी प्रणाली ट्रांसफरेबल नहीं थी। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर है जो दिल्ली सुल्तानों ने लागू किया। तो निश्चित रूप से उस जमाने के अनुसार ये प्रोग्रेसिव कदम थे। तो भारत में ट्रांसफरेबल जॉब जो है वो ये शुरू हुआ। यहां पे देखिएगा कि उनका पद वंशानुगत नहीं बनाया गया था। देखिएगा ये एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता, उनका पद क्या था? वंशानुगत नहीं बनाया गया था। थोड़े थोड़े समय के लिए इक्ता मिलती थी और उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो स्थानांतरण की प्रणाली शासन प्रशासन में ये दिल्ली सुल्तानों का योगदान, योग्यता के आधार को इंट्रोड्यूस करना। तो इसीलिए तो उनकी प्रणाली कुछ बेहतर थी, तभी तो वो टिके रहे। जब तक आप उम्दा प्रणाली नहीं बनाते नहीं टिकेगा। अलाउद्दीन के अधीन सुधार क्या हुआ? कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। बाद में चलकर के हमने कहा धीरे धीरे डेवलप हुआ। मुक्तियों के द्वारा जो है वो कितना राजस्व एकत्रित किया गया, राज्य द्वारा एक लेखाधिकारी नियुक्त कर दिया गया अकाउंटिंग के लिए, और निर्धारित ही वसूल करेगा, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखेगा। यानी मुक्ति पे नियंत्रण के लिए भी अधिकारी रखे जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये शुरू हुआ जब मजबूत सुल्तान आए। यानी देखिएगा, यानी प्रशासनिक बातों में मुक्ति क्या था, इन सब बातों पे भू राजस्व पे केंद्रीय नियंत्रण भी था। और देखिएगा कि यहां पे सुल्तान ने, प्रशासकों ने क्या की? जमीन की पैमाइश की, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। पूछा जाएगा आपको। और टैक्सेशन के तरीके हैं, खराज है। देखिएगा कि ये खराज है, कृषि पे लगाया जाने वाला कर पूछा सकता है एग्जाम में। 50% तक था ये। मवेशियों पे कर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा लगाया। घरों पे लगाया जाने वाला कर, यानी कि जितना बड़ा शासक मजबूत रहता था, जितने उसके सैनिक ज्यादा होते थे, उतना ही ज्यादा टैक्सेशन था उसका। लेकिन दूर प्रदेशों में कावेरी डेल्टा या उसको लिए कठिन था। क्षेत्रीय स्वतंत्रता और चुनौतियां भी थी। और ऐसे जगहों पे, जंगली एरिया में, जहां पे कि प्रवेश करना उनकी सेना के लिए ठीक नहीं था, मुश्किलें थी, वहां से टैक्स नहीं भी आता था। ठीक है। और देखिएगा कि
समय समय पर इन क्षेत्रों पर बलपूर्वक अधिकार जमाया, लेकिन ये नियंत्रण भी अल्पकालिक होता था, उन पे विद्रोह हो जाते थे। अब देखिएगा कि हम लोग एक बात को यहां पे चर्चा करेंगे, वो होगा मंगोल अटैक्स। तो मंगोलों का जो अटैक है, थोड़ा सा इस पे हल्की सी चर्चा आपकी हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा कि एक मंगोल आक्रमण, चंगेज खान देखिएगा, ये ट्रांसआक्सियाना का एरिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे इसी समय मंगोल अटैक हो गया। दिल्ली में देखिए एक जगह है मंगोलपुरी। तो शुरुआती शासन काल के दौरान इसमें क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल अटैक होता है। ये वही चंगेज खान है, इसको घेंगिस खान ने कहा। संयोग से भारत उस समय बच गया, और बाद में बाबर माता पक्ष से चंगेज खान दुनिया का बहुत बड़ा एक विजेता, और मंगोल इंपायर दुनिया का सबसे बड़ा इंपायर, जो कि एकदम चीन से लेकर के, अलग कहानी किसी दिन बताएंगे इसकी, चीन से लेकर के ये पूरे समझिए कि टर्की तक इसका विस्तार था। सबसे बड़ा इंपायर था इतिहास में आज तक बना है मंगोल इंपायर। और चंगेज खान जहां भी गया बर्बादी का आलम लगा दिया उसने। जहां भी अटैक होते थे हजारों लोग मारे जाते थे, आग लगा दिया जाता था। उसको विध्वंसक के रूप में माना गया। इसलिए बाद में अपनी माता पक्ष से चंगेज खान का वंशज था बाबर, और पिता पक्ष से तैमूर लंग का। लेकिन बाबर कभी भी अपने माता पक्ष वाला चंगेज खान का यूज नहीं करता था शब्द का, क्योंकि चंगेज खान ने सब जगह तबाही मचाई थी। उसी चंगेज खान का ये वर्णन है, अभी आगे और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब ये समझ लीजिएगा कि उसी का वंशज बाबर 1526 में जो है, 1526 में इसी का वंशज जो है वो आगे आने वाला था। यानी कि दो बड़े बड़े, माने कि बड़े बड़े जो सूरमा थे, जो बड़े बड़े वीर थे, उनका ब्लड था बाबर में। तो ये बात आपको रुचिकर हिसाब से मैं बता रहा हूं। एनीवे, सैन्य विस्तार और प्रशासनिक बोझ देखिएगा। अब मंगोल जब अटैक इंडिया पे हमेशा से, शुरू से ही इंडिया पे खूब अटैक्स हुए, और आज भी देखिए कि इंडिया पे जो है वो झंझट चल ही रहा है। आज भी झंझट है, नॉर्थ वेस्ट साइड से ही झंझट है। ऑपरेशन सिंदूर का चाहे आप चर्चा कर लीजिए, अभी कल परसों सरक्रीक का विवाद भी है। हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है भाई सरक्रीक को लेकर के। यानी कहने का मतलब है कि उस जमाने में भी जो मंगोल अटैक हुआ इंडिया पे, हमेशा से शुरू से ही आप देखिएगा, ईरानी अटैक, सिकंदर का अटैक, शकों का अटैक, है ना, कुशानों का अटैक, हुओं का अटैक, महमूद गजनवी का अटैक, ठीक है, मोहम्मद गोरी का अटैक, तो लगातार पड़ा तो वही है। और बाद में समुद्री रास्ते से लोग आ गए। भारत में हमेशा से अटैक होता रहा और आगे भी अटैक होता रहेगा, इतिहास का चक्र है। तो भारत को क्या है, सुरक्षित रखने की कवायद जो है वो उसको करनी पड़ेगी। तो मंगोल आक्रमण में हम आपको रुचिकर हिसाब से बता रहे हैं कि दिल्ली की रक्षा के लिए एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करने पर जोर दिया है। आज भी हमको बड़ी सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? पड़ोसी मुल्क चीन से हो, पाकिस्तान से हो, भारत में उस समय भी भारी अटैक, इसके लिए सेना जरूरी थी, सेना के लिए वेतन जरूरी था, ठीक है। तो बड़ी सेनाओं का प्रबंधन क्या होगा, एक बड़ी चुनौती थी, और विभिन्न उपाय लागू किए गए। इसलिए मंगोल अटैक के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किया। तो क्यों इसका है, आपको याद भी हो गया। इन दोनों सुल्तानों ने मंगोलों के खतरे और अपनी विशाल सेनाओं को बनाए रखने की आवश्यकता से कैसे सामना किया गया, इतिहास इसी की कहानी कहता है कि ये क्यों ऐसा सब चीजों का हुआ। यहां पे देखिएगा कि ये आपको तुलनात्मक है पूरा, हमने फोटो वो ओरिजिनल ये लगा दिया है। 2 बार बड़े हमले हुए और एक विशाल सेना खड़ी की 1299, 1300। दोनों शासकों ने कैसे तुलना किया है, इस बात का इसमें जिक्र है, ठीक है। बड़ा हमला हुआ, और यहां पे देखिएगा कि एक ट्रांसऑक्सियाना पर उसने उल्टे आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है।
गैरिसन शहर बनाया, दिल्ली के 4 शहरों में सबसे खाली करवा करके सैनिक छावनी बना दी गई, सेना को खिलाने के लिए खजाना इकट्ठा किया गया। क्या क्या उनका, यहाँ पे देखिएगा कि गंगा यमुना के बीच की भूमि को खेती की पैदावार बढ़ाने का, किसान की पैदावार का 50% लेने का, सैनिकों को वेतन देने का, एकता के स्थान पे नगद वेतन देना तय किया है। ये सब यहां से प्रीलिम्स के सवाल आपके बनेंगे। दिल्ली के व्यापारियों से मार्केट पूरा रिफॉर्म्स, इसमें बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि सैनिकों को नकद वेतन देता था, यहां भी प्रणाली इसने लागू की। क्यों किया? सब मंगोल अटैक के लिए सेना को। टोकन करेंसी, यहां से प्रीलिम्स का सवाल आपको आएगा, ठीक है। तो ये सभी बातों को यहां पे बहुत शॉर्टकट में कि मंगोल अटैक से निपटने के लिए बहुत अच्छा चार्ट है ये। जो प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे, मार्केट में कीमत प्राइस फिक्सेशन, जो आज का जैसे प्राइस फिक्सेशन है सरकार कई बार लगाती है, जैसे प्याज आलू चाहे ऐसे कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार उसको फिक्स करती है, ठीक है, मतलब वो एक उसको तय करती है। अब ही ऐसा एग्जाम्पल है आज के डेट में, लेकिन फिर भी देखिएगा कि लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक कदम असफल रहा, उसको सफलता उतनी नहीं मिली। राजधानी परिवर्तन देखिएगा, दौलताबाद ले जाने से राजधानी परिवर्तित कर दिया मंगोल अटैक के कारण ही, कि वहां राजधानी सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, आगे की कक्षाओं में और सिलसिलेवार मिलेगा। अब देखिएगा कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली और आगरा पे सैयद और लोदियों का शासन हुआ। तो हमने वंशावली में देखा था कि सैयद कैसे आए, लोदी कैसे आए, और यहां पे अब क्या हो गया कि इस दौरान रिवोल्ट भी हो गया। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में क्या हुआ, स्वतंत्र शासक उभर के आए। तुगलक तक जो है वो थोड़ा मजबूत शासक थे, लेकिन लोदियों के काल में आते आते नए नए वो केंद्रीकरण हट गया और क्षेत्रीय राज्य उभर करके आए। हालांकि वो मुस्लिम थे, वहीं पे जो लोग जो इक्तदार थे मजबूत हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। नए शासक समूहों का उदय, अफगान और राजपूत जैसे नए प्रभावशाली शासक समूह भी उभर गए, ठीक है। तो ये चीजों का हम लोग देखेंगे। इसी में देखिएगा कि शेरशाह सूरी का नाम आता, ये लोदियों के टाइम का देखिएगा कि ये आपको शेरशाह सूरी का नाम आएगा। 1540 से 45 बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में इसने काम करना शुरू किया, और मुगल सम्राट हुमायूं को ये यहां पे देखिएगा कि चुनौती दिया जो, और हुमायूं को उसने 2 बार युद्ध में डिफीट किया, ठीक है, चौसा के युद्ध में और फिर कन्नौज के युद्ध में। तो यहां पे देखिएगा कि 1530 और 40 यहां पे 2 बार इसमें युद्ध, उसका वर्णन नहीं है चौसा का युद्ध जो है, और कर्नबिलग्राम का युद्ध जो है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि 39 और 40 में यानी कि हुमायूं को डिफीट कर दिया शेरशाह, और हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा, यानी कि हुमायूं का वो समकालीन है। लेकिन चूंकि चर्चा यहां पे की जा रही है तो ये बातों क्या है, ये कंटेम्पोररी इतिहास इसको कहा जाता है। यहां पे देखिएगा कि शेरशाह ने इवन दिल्ली पे अपना अधिकार करके सूरी डायनास्टी स्थापित किया, लेकिन केवल 15 वर्ष ही शासन किया, लेकिन इसने बहुत ऐसे रिफॉर्म किए जो अलाउद्दीन खिलजी के कई तरीकों को इसने अपना करके उन्हें चुस्त बना दिया। और आगे देखिएगा कि शेरशाह जो है वो, आगे हम कहानी आगे आएगी आगे कक्षाओं में, बड़े एज में बना था शेरशाह, 65-67 साल की उम्र में वो शासक बना था। बहुत एनर्जेटिक है, अफगान है, बिहार के सासाराम और वहां पे जागीर से वो शुरू होता है। बहुत कहानियां हैं उसके बारे में, आगे कक्षाओं में डील किया जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि उसके, अब हम लोग यहाँ पे क्लास 7 में केवल उन्हीं बातों को देखते हैं कि उसने, यानी कि अगर मैं उन बातों पे आ रहा हूं कि अगर भारत में अगर योग्यता है किसी व्यक्ति को, तो वो छोटे से जगह से भी निकल करके अगर योग्यता है, अगर उसमें परख है, समझदारी है, तो भारत का शासक बन सकता है। एग्जाम्पल शेरशाह।
तो हुमायूं को भी डिफीट करके हुमायूं को देश छोड़ के भागना, लेकिन संजोग से कालिंजर के फोर्ट में बारूद के विस्फोट में शेरशाह का देहांत हो जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि लेकिन शेरशाह के जो प्रशासनिक जो उपाय हैं, प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ा इनोवेटर है, राजस्व के बहुत अच्छी जानकारी उसको है, उन जानकारियों को बाद में अकबर ने अपनाया। तो व्यक्ति का मूल्यांकन केवल ये नहीं होता है कि वो मर गया, समाप्त हो गया, लेकिन उसके कार्यप्रणाली का प्रभाव भारत पे पड़ता है आज भी। जो एनीवे देखिएगा, अकबर जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया। तो शेरशाह सूरी का प्रशासन, तो इस पर हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, भारत में ऐसे ऐसे सब, ये सब क्या है, ये प्रशासक भी हैं, सुल्तान भी हैं, अच्छे प्रशासक भी हैं। भारत में ऐसे ऐसे अच्छे प्रशासक लोग भी आए, जो बहुत लंबी फेरहिस्त है, बड़ा प्रयोग भी किया गया इस देश में। और देखिए कि पूर्ववर्ती शासकों से हम तुलना भी करते हैं, पूर्ववर्ती शासकों से तुलना है, मंगोलों के विरुद्ध रणनीति के तहत अलाउद्दीन खलजी के तुलना भी की गई है। उनका ध्यान रक्षा पे था, मोहम्मद तुगलक के कदम सैन्य, मोहम्मद तुगलक के उसके डिफेंसिव थे और मोहम्मद तुगलक के एग्रेसिव थे। 3 श्रेणियां ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध लास्ट में दिया गया है। इसमें थोड़ा फ्रांस से तुलना किया गया है कि भारत में कैसे तरह के विभिन्न तरीके के वर्ग उभर करके आए, तो उस जमाने में फ्रांस में भी उभर के आए। और यहां भी सोशल हायरार्की जो है वो, जैसे इंडिया में सोशल हायरार्की में कैसे गुलाम लोग थे, मतलब कि इक्तादार थे, सुल्तान था, तब इक्तादार था, इमाम था, ऐसे लोग थे, है ना। ठीक उसी तरीके से फ्रांस में भी ऐसे सोशल हायरार्की एक डेवलप हुई, सामाजिक पदानुक्रम जो है, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम उसको कहा गया है ना इंग्लिश में। तो यहीं से ये समाप्ति इस चैप्टर का होगा। देखिएगा कि समाज प्रार्थना करने वाला वर्ग है, पादरी हो गया क्रिश्चियनिटी में, युद्ध करने वाला कुलीन वर्ग आ गया जिसको नाइट कहा गया, जैसे यहाँ का इक्तादार हो गया, मिलिट्री कमांडरशिप आ गई। तो हम देखते हैं कि दुनिया में भी ऐसे परिवर्तन हो रहे थे। वहां खेती करने वाला आम वर्ग किसान था, और तो 3 वर्ग वहां भी उभर करके आ गए। और देखिए कि नाइट का मतलब कि लड़ने वाले योद्धाओं का एक नया समूह उभरा, क्योंकि वो और यरूशलेम पे तो क्रिश्चियनिटी, बीच में मुस्लिम लोग, यरूशलेम पे कब्जा करने वाले मुसलमानों के खिलाफ जो है वो क्रूसेड शुरू हो गया। और ये कुलीन वाले लोग पूरे यूरोप से चल करके युद्ध लड़ने के लिए आते थे। अलग कहानी किसी दिन बताएंगे आगे कक्षाओं में। जो अभी केवल इतना ही बता दिया जाए कि वहां भी एक योद्धा वर्ग आ गया। इसे राजपूत काल में योद्धा वर्ग यहां भी था, बाद में इक्तादार के रूप में जो है वो जो गुलाम लोग थे या और भी अन्य लोग थे, उसी तरीके का क्षत्रिय वर्ग से यहाँ पे एक नया मुस्लिम वर्ग में आ गए इक्तादार के लोग जो है। और वहां भी ऐसे ही कुलीन वर्ग, वो लड़ने वाला एक योद्धा वर्ग वहां भी था। तो तीनों में, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, सब जगह लड़ने वाले के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी और वो कुलीन वर्ग में शामिल हो गए, चाहे उसमें जो लड़ने वाला शामिल हो। वो समझिएगा कि आम आदमी अगर लड़ाई भिड़ाई का काम कर लिया तो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि यहां पे देखिएगा कि यही धर्मयुद्ध कहा गया। सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला थी। व्हाट आर द क्रूसेड्स? धर्मयुद्ध क्या था? धर्मयुद्ध में पवित्र भूमि को, यरूशलेम असल में तीनों धर्मों का वो वहां पे गढ़, ओरिजिनेटर वहां पे लोग थे यरूशलेम में, जो इजराइल के तहत अभी इस्लाम भी था, क्रिश्चियनिटी का भी उद्भव था, जो ज्यूज है उनका भी है। तो इस पे वहां पे युद्ध के लिए पूरे ईसाई जगत से लोग चलते थे, जो ठीक है। तो मुस्लिम नियंत्रण से वापस लेने के लिए ये धर्मयुद्ध लड़ा गया। और धर्मयुद्ध में क्या हुआ कि योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ गया। ये कुलीन समाज का, जिन्हें शुरू में कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं माना जाता था, जो नाइट लोगों, लेकिन 11वीं शताब्दी तक अंत में फ्रांस में और 1 सदी के बाद जर्मनी में उनके पुराने अतीत को भुला दिया गया और उनको कुलीन वर्ग के रूप में मान्यता दी गई, चूंकि वो धर्म रक्षक के रूप में आए। तो ये बताता है कि योद्धा वर्ग का सम्मान जो है वो चाहे भारत में दिल्ली सुल्तानों के अधीन भी हो गया, कायम हो गया, और क्रिश्चियनिटी में भी हो गया।
तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ये समाप्त होता है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद।